नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, हम लोग कल जो कुछ भी देखे थे उसके आगे से आज हम लोग देखेंगे। और आप सबको भी पता है, हमको भी पता है भैया कि हम लोगों का हिंदी व्याकरण चल रहा था और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग फिर से नए सेशन को शुरू कर रहे थे और जिसका प्रथम भाग बताया गया था कि हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां। ठीक, तो आज हम लोग बिना समय लिए हुए हिंदी भाषा और बोलियों की बात करते हैं। तो बात की जाए हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा एवं बोली। अगर भारत की बात की जाए भैया, अपने राष्ट्र की बात की जाए, तो हमारे भारत में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? सॉरी, हमारे भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो कुल भाषाएं बोली जाती हैं 22। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर इसमें से बात की जाए तो एक भाषा हमारी कौन सी भाषा होगी भैया? हिंदी। ये हमारी हिंदी राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत की गई। किसके रूप में भैया? राजभाषा के रूप में। और कब स्वीकृत की गई? तो आप सबको पता है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को। और संभवतः आप सभी लोग ये चीज को जानते होंगे कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह हमारी राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। यह हमारा क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस भैया 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 10 जनवरी, ठीक, ये 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, आज इसी हिंदी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? एक भाषा के रूप में है जो भारत के लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। लगभग 10 राज्य में लगभग बोली जाती है। ये लगभग भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? 10 राज्यों में बोली जाती है। और हमारे यहाँ कुल कितने राज्य हैं? तो आप सबको पता है 28 राज्य हैं। अगर 28 राज्यों में जाहिर सी बात है 10 राज्यों में अकेले हिंदी बोली जाती है, तो 22 भाषाओं में जो सर्वोच्च स्थान होगा वो किसका होगा? हिंदी का होगा। जो सबसे अधिक सम्मान होगा वो किसका होगा? हिंदी का होगा। ठीक, दूसरी चीज, इस हिंदी में, हमारी हिंदी भाषा में कुल भैया 5 उपभाषा है। कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा है। और अगर बोलियों की बात की जाए तो 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। हिंदी में अपनी 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। अभी 5 उपभाषाएं कहां से निकल कर आए, कैसे निकल कर आए, और हमारी 22 बोलियां कहां से निकल कर आए, कैसे निकल कर आए, आज इसी चीज को हम लोग सीखेंगे और इसी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है भैया, अगर इसमें से कुछ चीजें अच्छी लगती हो तो आप लोग बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे जो चीज आपको अच्छी लगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। और संभवतः एक बार 2 बार आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, तो आइए बिना समय लिए हुए हम बात करते हैं हिंदी की। ठीक, अब बात आती है हमारी हिंदी उत्पन्न कैसे हुई, हमारी हिंदी आई कैसे। ठीक, तो अब हम सबको पता है भैया कि अगर पूरे विश्व स्तर की बात की जाए, कहाँ की बात की जाए? पूरे विश्व की बात की जाए, तो पूरे विश्व की जो पहली भाषा थी वो हमारी कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। हम पूरे विश्व में सबसे पहले अगर भाषा को बोलते थे तो संस्कृत भाषा को बोलते थे। इसीलिए संभवतः संस्कृत भाषा को भैया समस्त भाषाओं की जननी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? समस्त भाषाओं की जननी। अगर आपसे पूछेगा संपूर्ण भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है, तो इसी को समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है। समस्त भाषाओं की जननी। यानी अगर सभी भाषाओं की जननी कोई है तो हमारी कौन है? हिंदी भाषा है, सभी भाषाओं की मम्मी। ठीक,
अच्छा, दूसरी चीज जानिएगा भैया, इसे मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव उत्पत्ति की क्या कहा जाता है? मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा के नाम से अगर किसी भाषा को जाना जाता है तो वो हमारी कौन सी भाषा होगी? हिंदी भाषा होगी। हिंदी भाषा को मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा के रूप में भी जाना जाता है, यानी ये मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा है। अब बात आती है कि इसका समय कब रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा इतिहास अगर पीछे जाता है, ईसवी या संवत से पीछे जाता है, तो ईसवी से लगभग 2000, यानी जहां से हमारी प्रथम शताब्दी आती है उससे 2000 तक हम पीछे जा सकते हैं। तो आप मान के चलिए भैया कि 2000 या 1500 से पहले की भाषा, हालांकि 2000 हम लोग हिंदी में नहीं लेते हैं तो 1500 ही मान लेते हैं, 1500 ईसा पूर्व अगर कोई भाषा बोली जाती थी तो हमारी भाषा थी हिंदी भाषा। ठीक, 1500 ईसा पूर्व अगर कोई भाषा बोली जाती थी तो हमारी कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा। अगर बातें न समझ में भी है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में देखूंगा तो अगली वीडियो में उत्तर जरूर दे दूंगा। ठीक, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप एक बार उसका कमेंट कर देंगे तो मैं उत्तर जरूर दूंगा, और नहीं मिलेगा तो खोज के बताऊंगा कहां से नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज, अभी जब मैं लाइव आऊंगा, हालांकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं लाइव सेशन लेके आऊंगा, संभवतः मैं कोशिश करता हूं कि रविवार मैं आप लोगों के पास लाइव लेकर आ जाऊं, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक, अब बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व हमारी कोई भाषा मानी जाती थी तो संस्कृत भाषा मानी जाती थी। अब संस्कृत भाषा की बात करें तो जाहिर सी बात है भैया, कोई भी सामान्य स्थिति में देखिए, आप सार्वजनिक तौर पर देखिए, जैसे आपके परिवार में आप रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, अगर आपका परिवार बढ़ा, आपके भाई साहब भी आके रहने लगे, मम्मी पापा भी रहने लगे, आप भी रहने लगे, भाभी भी रहने लगी, आपकी भी पत्नी रहने लगी, तो एक समय बाद जब परिवार बढ़ेगा, आपके बच्चे होंगे, आपके भाई साहब के बच्चे होंगे, परिवार जब बढ़ने लगेगा तो परिवार में धीरे धीरे विखंडन उत्पन्न होता है। ये स्वाभाविक सी चीज है, सभी चीजें सभी लोग जानते हैं, जनरल चीज है। ठीक, तो परिवार में विखंडन होगा, और ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, एक कई मम्मी थी, ठीक, लोग इसी को बोल रहे थे, और जाहिर सी बात है जब इसी का प्रयोग ज्यादा होगा तो इसमें कुछ न कुछ बिगाड़ तो होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो इस संस्कृत भाषा आगे चलकर अपने रूप को परिवर्तित करती है भैया। जब अपने रूप को परिवर्तित करती है तो इसका रूप दो रूपों में विभक्त हो जाता है, एक हो जाता है वैदिक संस्कृत और एक हो जाता है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और एक हो जाता है लौकिक संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक संस्कृत थी भैया, ये केवल वेदों की भाषा बनकर रह गई। किसकी भाषा? वेदों की भाषा। ये वेदों की भाषा बनकर रह गई और इसमें वेद लिखे गए। और आप लोग जानते हैं भैया कि वेद वर्तमान में हम लोगों को पढ़ने के लिए काफी कठिन लगता है। इसको हम लोग सामान्य तौर पर पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि इसकी भाषा थोड़ा सा कठिन थी। तो उस समय जो लोग रह रहे होंगे उनको वैदिक संस्कृत बोलने में कठिनाई जरूर होंगी, इसलिए पहले वैदिक भाषा का जन्म हुआ, वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ, इसके बाद लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ। और लौकिक संस्कृत में ये तो वेदों की भाषा बनकर रह गई, लेकिन इसमें भैया आपके रामायण लिखे गए, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया। ठीक, इसी में महाभारत लिखा गया महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। इसी में उपनिषद लिखा गया। इसी में भैया पुराण, ये भी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया, पुराण लिखे गए। इसी में वेदांग लिखा गया। इसी में उपवेद लिखे गए। तरह तरह की चीजें इसमें लिखे गए। अब हम लोग जिस भाषा को बोल रहे थे वो हमारी कोई और भाषा नहीं थी, वो हमारी कौन सी भाषा थी भैया? वो हमारी लौकिक संस्कृत भाषा थी। लोग इसी को बोलना शुरू कर दिए, लेकिन यह जो हमारी संस्कृत भाषा आ रही थी ना,
इस सनातन धर्म से आ रही थी। सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना धर्म अगर किसी धर्म को माना जाता है तो वो आपका सनातन धर्म है। ध्यान दीजिएगा, वो आपका सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म हमारे वैदिक काल से चला आ रहा था, वैदिक संस्कृति से चला आ रहा था, या आप कह सकते हैं कि ये सबसे पूर्व से चला आ रहा था। लेकिन एक समय हमारे भारत में ही क्या होता है कि विखंडन हुआ और हमारे लोग ही क्या करते हैं भैया, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म की जो भाषा बनती है वो पाली भाषा, यानी लौकिक संस्कृति ने जब अपने रूप को परिवर्तित किया तो वह किस रूप में परिवर्तित करती है भैया, तो वो पाली भाषा के रूप में परिवर्तित करती है। किस भाषा के रूप में? पाली भाषा। ठीक, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, वही हाल है कि जो जरा सो बरा, जो बरा सो बुता, जो जलेगा जो बरेगा वो बरेगा, और जो बरेगा वो बुझेगा। तो एक समय बाद सबका अंत होना है, हर चीजों का अंत होना है। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अंत ना हो। यानी अगर इस भूलोक पर आप कुछ भी रख सकते हैं भैया, लोहा भी आप रख सकते हैं, तो वो भी एक समय बाद उसका अंत हो जाएगा, जंग खा जाएगा। ठीक, तो सबका अंत होना है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारी आपकी कोई भी वस्तुएं हो, सबका अंत एक समय बाद होना है। तो ऐसे ही जैसे लौकिक भाषा का अंत होकर पाली भाषा में परिणत होगा, ऐसे ही सेम कंडीशन पाली भाषा का भी अंत होता है। और पाली भाषा किसमें परिवर्तित हो जाती है भैया? प्राकृत भाषा में। ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा को अगर आपसे पूछेगा भारत की प्रथम देश काल की भाषा या भारत की प्रथम देशी भाषा, तो आपकी पाली भाषा, भारत की प्रथम देशी भाषा। अगर भारत की प्रथम देशी भाषा के रूप में किसी भाषा को जाना गया भैया, तो हमारी थी पाली भाषा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारी प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत भाषा को भैया मलेच्छों की भाषा के नाम से जाना गया। मलेच्छों की भाषा। पाली भाषा को किस भाषा के नाम से जाना गया? मलेच्छों की भाषा के नाम से जाना गया। और ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत हमारे 500 ईसा पूर्व तक चल के आए थे। कहां तक चल के आए थे? 500 ईसा पूर्व तक। और ये जो पाली भाषा है, ये 500 ईसा पूर्व से चल करके प्रथम शताब्दी तक आए थे। प्रथम शताब्दी तक आती है भैया। और ये जो प्राकृत भाषा आपकी थी ना, ये प्रथम शताब्दी से चल करके भैया 500 ईस्वी तक आई थी। देखिए, इसके पहले की प्रथम शताब्दी के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया, और प्रथम शताब्दी के बाद के समय को ईस्वी कहा गया, क्योंकि प्रथम शताब्दी में ईसा मसीह का जन्म होता है। उनके जन्म के बाद जितने भी आपके क्या बोलते हैं समय का निर्धारण किया गया, सब ईस्वी में किया गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एक प्राकृत भाषा थी, लेकिन प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा हुई और जैनों ने इसे अपनाया। आगे चलकर भैया इसी प्राकृत भाषा का जब रूप विखंडित होता है, तो यह हमारा रूप बनता है किसमें भैया? अपभ्रंश में। किसमें बनता है? अपभ्रंश में। और अपभ्रंश लगभग 7 खंडों में विभक्त होती है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक खंड आपका आता है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक, और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से किसका जन्म होता है? हमारी हिंदी का जन्म होता है। अब आपके मन में ये बात, अभी इसको हम फिर से बताएंगे, अपभ्रंश के 7 भागों को बताएंगे, और उसमें से देखेंगे कि हिंदी का जन्म कैसे होता है, ये देखेंगे। अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हिंदी की उत्पत्ति, अगर हिंदी की उत्पत्ति पूछता है तो आप अपभ्रंश या सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन में एक रहेगा तो आप लगाइएगा। सौरसेनी अपभ्रंश रहेगा तो सौरसेनी अपभ्रंश को लगाइएगा। सौरसेनी अपभ्रंश नहीं रहेगा तो आप अपभ्रंश को लगाइएगा। लेकिन ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात कर रहे थे। अगर हिंदी भाषा की आदि जननी की बात करेगा, आदि जननी मतलब एकदम पहले वाली मम्मी। अब एकदम पहले वाली मम्मी कौन थी? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक, ये बातें होती हैं भैया। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर पूछता है कि अपभ्रंश का समय कब से कब तक था,
तो ध्यान दीजिएगा अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर के भैया 1000 ईस्वी तक चलता है। ठीक, 1000 ईस्वी के बाद हमारी हिंदी का शुरुआत होता है, 1000 ईस्वी के बाद। अभी आप लोग जब साहित्य आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने थे भैया, उन्हीं का इतिहास सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। और उन्होंने क्या आदिकाल का समय भैया 1050 विक्रमी से 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी माना है। और विक्रम संवत जो होता है उसमें से अगर हम 57 घटाते हैं तो भैया हमारा क्या आ जाता है, ईस्वी आ जाता है। तो इन्होंने भी भैया देखिए 993 मतलब 1000 ईस्वी के समकालीन ही किसको मान लिया, हिंदी को मान लिया। इसका मतलब यह प्रामाणिक साक्ष्य होता है कि हिंदी का समय 1000 ईस्वी के बाद ही मानना उचित है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपके इतिहासकार ग्रंथकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें हैं भैया। हमने आपका समय नहीं लिया, जितना भी समय लिया वो आपका मूल्य समय था। आपने जो भी ग्रहण किया वो आपका मूल्य निधि है। और इसको आप एक बार पुनः दोहरा लीजिए, वीडियो खत्म हो जाए तो दोहरा लीजिए, फिर से चालू कर लीजिए भैया, वो आपके यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। लेकिन इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, 2 बार आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आज नहीं पूरे जीवन काल में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तर आप देने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक, तो आज इतना हम लोग देखते हैं। कल हम लोग इस अपभ्रंश को क्या करेंगे, 7 भागों में तोड़ेंगे भैया। और 7 भागों में तोड़ करके पूछ करके उससे हिंदी की उपभाषा को निकालेंगे। हिंदी की उपभाषा निकलेगी तो उसकी चटनी बनाएंगे। और चटनी बनाने के बाद 18 गोलियों को भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।